हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एवी 97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम हर रोज़ाना की तरह आज फिर एनसीईआरटी 10th क्लास इतिहास, जो भारत में राष्ट्रवाद, जो इसका दूसरा जो चैप्टर है वो हम डिस्कशन करेंगे। और ये हमारी जो दूसरे अध्याय की दूसरी क्लास रहेगी। पिछली क्लास में हमने भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ और इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आज हम असहयोग आंदोलन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जो पहला जो अध्याय था हमने उसमें देखा यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य, यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। फिर हमने देखा नेक्स्ट चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर था उसमें भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य कैसे हुआ। और इसमें हमने महात्मा गांधी के बारे में डिस्कशन किया था कल की जो पिछली क्लास में। उसमें देखा महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे। वो आए थे 1915 में। कब आए? 1915 में। उसके बाद हमने देखा कि महात्मा गांधी ने भारत के विभिन्न इलाकों का दौरा किया था और उन्होंने 3 जगह उन्होंने दौरा किया था। एक तो बिहार में चंपारण ज़िले में और एक किया था गुजरात के खेड़ा में। और तीसरा जो उन्होंने 1918 अहमदाबाद मिल जो उन्होंने वहाँ मजदूरों की मदद की थी। और फिर 1919 में एक रोल्ट एक्ट है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था 1919 रोल्ट एक्ट के बारे में। फिर 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों, ये आज हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। और जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर और लाइक और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे रही। तो आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। असहयोगी क्यों? अपनी प्रसिद्ध जो ये तो हमने कल पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि 1919 में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। ये बात है हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, आंदोलन के भीतर है वो अलग अलग धाराएं, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में हुआ था। इस आंदोलन में किसमें जी? असहयोग खिलाफत आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। क्या थी? अलग अलग भावनाएं, अलग अलग सोच थी। हर एक जो इसमें समूहों ने भाग तो ले लिया परंतु उनकी जो सोच थी वो अलग थी। क्योंकि ऐसे आंदोलन है वो कब? खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। जो उन्होंने इसको स्वीकार तो कर लिया, जो अर्थ है ना वो क्या थे? अलग अलग थे। पता है जब 10 आदमी इकट्ठे होंगे ना तो उनकी सोच है वो अलग अलग होगी। यही बात इसमें थी कि समूह तो इकट्ठा हो गया परंतु जो उनकी सोच थी और जो उनके बात थे उनका अर्थ था जो अलग अलग था। यही बात इसमें कहा गया था। शहरों में आंदोलन, शहरों में जो आंदोलन है वो कैसे था? आंदोलन की शुरुआत है वो किससे हुई थी? आंदोलन की जो शुरुआत है, जो असहयोग खिलाफत आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में हुआ था जी। और इसकी जो शुरुआत है वो शहरों में कैसे हुई थी? आंदोलन की जो शुरुआत है शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। जो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, इसकी जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी? इस आंदोलन की जो शुरुआत है जी वो हुई थी शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ। और हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। हजारों जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो आए और इस असहयोग खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। और ये जो शुरुआत हुई थी मध्य वर्ग शहरी इलाकों से हुई थी जी। और हेडमास्टरों ने, जो हेडमास्टर थे, शिक्षक थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि बच्चे भी क्या थे? वो भी आ गए
और अध्यापक है, हेडमास्टर है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वो बोले हम तो इस असहयोग खिलाफत आंदोलन में भाग लेंगे और हमारे बच्चे भी इस आंदोलन में भाग लेंगे। और ये आंदोलन है, शुरुआत होती है शहरी मध्य वर्ग से। कब हुई थी इसकी शुरुआत? जनवरी 1921। तो वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। वकील थे, उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए। वो बोले हम मुकदमे नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम तो असहयोग आंदोलन खिलाफत में भाग ले रहे हैं। हेडमास्टर और शिक्षक भी इसमें शामिल हो गए थे। और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव को बहिष्कार किया गया। मद्रास के अलावा जो प्रांत थे उनका चुनावों का जो बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। कि किस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था? कौन सी पार्टी थी? मद्रास में गैर ब्राह्मणों के द्वारा। एक तो मद्रास में एक पार्टी बनाई थी। कौन सी पार्टी ये थी? जस्टिस पार्टी। ये किसके द्वारा बनाई हुई थी? गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी। आर्थिक मोर्चे पर, जो आर्थिक मोर्चे पर असहयोग और ज़्यादा नाटकीय रहा। जो असहयोग है आर्थिक मोर्चे पर क्या रहा था? उसका असर ज़्यादा नाटकीय रहा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इसमें क्या था? हेडमास्टर जी थे, शिक्षक थे, उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया। और क्या स्कूली बच्चे हैं वो इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। फिर क्या थे? जो वकील थे, वकील ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। और इसके बाद क्या है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया कि विदेशी को भगाओ, स्वदेशी को अपनाओ। और शराब की दुकानों की जो पिकेटिंग जो की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। जो विदेशी कपड़े उनको जलाया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। 1921 से 1922 के बीच जो विदेशी कपड़े आ रहे थे उनका जो परसेंटेज है वो 50% आधा ही रह गया था। क्योंकि विदेशी कपड़े हैं, विदेशी सामान है, उनका बहिष्कार किया गया था। और उसकी कीमतें हैं 102 करोड़ से घटकर कितनी हो गई थी? 57 करोड़ रह गई थी। क्योंकि आधा परसेंट 50% क्या वो गिरावट आई थी विदेशी कपड़ों में, विदेशी मालों में। और बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। क्योंकि विदेशी कपड़ों क्या फ़ायदा होगा? जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया तो व्यापारी है वो सोचने लगे अभी विदेशी जो माल है उन पर हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि भारतीय लोग हैं, ये विदेशी कपड़ों को खरीद नहीं रहे, विदेशी माल है उनको खरीद नहीं रहे, तो घाटा आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विदेशी जो चीज़ें हैं उन पर खरीदना वो बंद कर दिया। तो ये घाटा कितना हुआ था? 102 करोड़ से घटकर कितना? 57 करोड़। और जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जो क्या हुआ? भारतीय कपड़े हैं, जब विदेशियों को बहिष्कार किया गया तो स्वदेशी अपनाया गया, तो भारतीय कपड़ों की जो माल है उनकी जो ज़रूरत है वो डिमांड बढ़ी और इससे उत्पादन भी बढ़ने लगा। और इससे क्या हुआ है? इनकम है वो भी बढ़ी। कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कुछ समय के बाद क्या ये आंदोलन धीमे पड़ने लगा? इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। जो खादी का जो कपड़ा था ना वो मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले क्या था? महंगा था। तो गरीब इससे क्या है? नहीं खरीद सकते। गरीब आदमी है वो नहीं खरीद सकता। इसे कौन खरीद सकते थे? जो अमीर आदमी थे। और वो मिलों के कपड़े
को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए जो वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। आंदोलन की कामयाबी के लिए किन संस्थानों की जरूरत थी? भारतीय संस्थानों की, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। जो ब्रिटिश स्थानों की जगह किनका, भारतीय जो संस्थान थे उनको प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। जो क्या थी, संस्थानों की जो स्थापना है वो क्या थी, प्रक्रिया वो क्या थी, बहुत ही धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। जो विद्यार्थी है और शिक्षक है वो क्या, उन्होंने आया साथ दिया, परंतु कुछ दिनों के बाद वो क्या है, वापस स्कूल में जाने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे, क्योंकि ये आंदोलन है कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ढीला पड़ गया। जो पिकेटिंग है वो क्या था, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता और रोक लेते थे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, पहले तो हमने देखा कि शहरी इलाकों में जो असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है वो शहरी मध्यम वर्ग से हुई थी। फिर है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ था। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन है ना, जो जनवरी 1900 जो खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरुआत होती है, शहरी मध्यम वर्ग से होती है, फिर ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। जो युद्ध के बाद है, किसानों और आदिवासियों के जो संघर्ष चल रहे थे वो भी इस आंदोलन में समा गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध में कौन से किसान थे जो नेतृत्व कर रहे थे? बाबा सन्यासी रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में क्या थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। किसके तौर पे? गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। पहले फिजी में गिरमिटिया के तौर पर काम कर चुके थे। वो कौन थे? बाबा रामचंद्र क्या थे, एक सन्यासी किसानों के नेतृत्व कर रहे थे। और कहाँ की बात है जी, फिजी में क्या काम कर रहे थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर। उनका आंदोलन, जो बाबा रामचंद्र जो सन्यासी है, इनका जो आंदोलन क्या था, तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। जो अवध में एक सन्यासी कौन थे, बाबा रामचंद्र, जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका किन के खिलाफ ये आंदोलन था? तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूला करते थे। जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह की वसूल करते थे, वो तालुकदारों खिलाफों के जमींदारों के खिलाफ एक अवध में सन्यासी कौन है, बाबा रामचंद्र, जो ये उनका विरोध कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। क्या? बेगार, पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की जो दुर्दशा थी बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनको पट्टेदार के तौर पर पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर कोई उनका अधिकार स्थापित न हो सके। उनके लिए जो जमींदार थे और तालुकदार थे, उनके विरोध में एक आंदोलन करते अवध में कौन? सन्यासी बाबा रामचंद्र, क्योंकि वो खुद एक मजदूर थे। कहाँ? फिजी में। कहाँ थे? फिजी में। कौन से मजदूर के रूप में? गिरमिटिया मजदूर के तौर पे। और एक मजदूर एक किसान की समस्या को समझ सकता है, और उन्होंने इस समस्या को समझा, और उन्होंने जो तालुकदार थे, जमींदार थे, उनके खिलाफ विरोध किया, और उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई के लिए वो खड़े हुए और
ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए। किसानों की क्या मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में, तब की बात है जी, जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा कब किया था? जून 1920 में। और गांव वालों से बातचीत की कि उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। और अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र जो सन्यासी थे अवध, जो एक पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। कहाँ किया गया था किसान सभा का गठन? अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। कितनी शाखाएं बन चुकी थी? 300 से ज़्यादा शाखाएं। और कौन से, कब की बात है? जून 1920 में। किसने दौरा किया था अवध का? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया था। और एक सभा बनी, और वो कब बनी? अक्टूबर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा एक नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया कि महीने भर में इस पूरे इलाके में कितनी शाखाएं बन चुकी थी? 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जब 1921 में, 1920 के बाद अगला साल आता 1921 में। और 1921 में क्या, इस जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष, क्योंकि अवध में एक कांग्रेस किसान सभा का गठन होता है, किसके नेतृत्व में होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो बाबा रामचंद्र उनके नेतृत्व में किसान सभा का गठन होता है। और फिर कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन ने ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे, क्या हो चुके थे? स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। क्या था? कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदार थे और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। जो तालुकदार थे और व्यापारी थे, उनके घरों पे, मकानों पर क्या हमले होने लगे। बाज़ारों में लूटपाट होने लगी। अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों की जो है क्या थे कि स्थानीय नेता हैं जो किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, कि गांधी जी ने ऐलान तो कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। जो आदिवासी थे, आदिवासी किसान थे, वो महात्मा गांधी के संदेश थे, वो स्वराज का विचार था, वो उसका जो अर्थ है वो अलग ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों, गुडेम जो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कब? उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। बेगार क्या होता है? जो हमने देखा था कि पट्टियाँ थी, पट्टे पर जो ज़मीन थी और बेगार कर दिया। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना, बिना किसी जो पारिश्रमिक है जो काम करना, वो क्या था? बेगार था। गिरमिटिया मजदूर क्या था? जो बाबा रामचंद्र थे वो एक फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। वो क्या था? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़
आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जो गिरमिटिया है, किन कहाँ जाते थे? फिजी जाते थे, गयाना जाते थे, वेस्ट इंडीज जाते थे और वहाँ एक मजदूर के रूप में काम करते थे और उन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा और एक एग्रीमेंट अनुबंध के तहत ले जाया जाता था और उन्हें है किसके द्वारा एक एग्रीमेंट होता था, उसके तहत ले जाया जाता था। इस एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। जो एग्रीमेंट थे, जो अनुबंध थे, वो इस मजदूर को क्या कहने लगे? गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। और 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किस इलाकों में आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसान, कौन सा? गुजरात के बारदौली तालुका में, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो किसके खिलाफ था? भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। ये बारदौली जो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? बारदौली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ किया था? गुजरात के बारदौली में। कब किया था? 1928 में। किसके खिलाफ? भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा था। और 6 जनवरी 1921 6 जनवरी 1921 6 जनवरी 1921 की घटना क्या है कि संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। 6 जनवरी 1921 को पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। कहाँ? रायबरेली में। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल है उसका दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को संबोधित किया कि बाद में इस सभा के बारे में उन्हें बताया गया। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसे था। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। ऐसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जिस ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और किसान मेरे कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्लभता का यही क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। ये सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्हें मेरी बात समझी और शांति से चले गए। ये बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक वहाँ जो 6 जनवरी 1921 की रायबरेली प्रांत में उन्होंने दौरा किया था, तो उन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया था। उस दौरे में ये बात उन्होंने महसूस की थी। तो हमारा पॉइंट था कि अन्य वन और क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदियाँ लगा थी। हमने देखा आज के इस सेशन में कि जो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन है, शुरुआत कब होती है? जनवरी 1921 में होती है। कौन से शहर से होती है? शहरी मध्यम वर्ग से शुरुआत होती है। शहरी मध्यम वर्ग से शुरुआत होती है। इसमें कौन शामिल होते हैं? शिक्षक शामिल होते हैं, हेडमास्टर और बच्चे शामिल होते हैं और उसमें वकील भी शामिल होते हैं। और फिर ये बाद में धीमा होता है, फिर ग्रामीण इलाकों तक इसमें पहुंचा जाता है। ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो भी शामिल होते हैं और इस तरह से एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते, न ही जलवान के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं।
कि उन्हें लग रहा है कि रोजी रोटी पर असर तो पड़ रहा है, लेकिन उनके जो परंपरागत अधिकार है वो भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व के चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है, और राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने था शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है, कि जो भारत अहिंसा के बल पर ही नहीं बल्कि केवल शक्ति बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की थी। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई थी। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुका था। बगानों में स्वराज की स्थापना कैसे होती है? महात्मा गांधी की ने महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारों से जब चाह आ सकते हैं और जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वह अपने गांव में संपर्क रख पाएंगे। 1859 में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत क्या है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब है? 1859 में बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने ऐसे आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्हें बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता कि अब गांधी जी राज आ रहा है और इसलिए अब तो हरेक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, उनको बुरी तरह पिटाई कर दी थी। इन स्थानीय जो आंदोलन है उनकी अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते या अपने आंदोलन का कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते उनके जो इलाके तक ही सीमित नहीं था। सविनय अवज्ञा की जो शुरुआत है वो कैसे हुई वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में हमने देखा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत वो कैसे हुई थी। असहयोग आंदोलन जो शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1921 में होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शहरी मध्यम वर्ग से होती है। फिर कैसे पहुँचता है? ग्रामीण इलाकों में पहुँचता है। ग्रामीण इलाकों में ये पहुँच जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद ये आंदोलन धीमा हो जाता है। फिर ये असहयोग आंदोलन में कुछ लोग शामिल होते हैं, किसान भी शामिल होते हैं। उनकी दुर्दशा इतनी ख़राब होती है कि टैक्स वो ज़्यादा लिया जा रहा है। फिर एक सन्यासी अवध बाबा रामचंद्र वो किसानों के विरोध में साथ खड़े हुए थे। उन्होंने तालुकदार और वो व्यापारी है उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं और इस तरह एक ऐसे जो खिलाफत आंदोलन है वो आंदोलन की शुरुआत होती है। और कल हम डिस्कशन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरुआत होती है वो कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करें। आज की क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें
और लाइक करें। जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।